Okay. Good morning, student. मैं धनंजय आश्विन. Today we are going to start and continue the first chapter of physics and some topic have completed in previous class. For example, जैसे हमने आपको ये बताने का प्रयास किया था फंडामेंटल फोर्सेस which are exist in the nature. तो हमने बताया था फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, थर्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ आपको बताने का प्रयास किया था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ओके, तो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल फोर्स का बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में. तो हमने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, इनके प्रॉपर्टी क्या होते हैं और किस तरीके से. यहाँ एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगा यहाँ पे कि एक्सचेंज पार्टिकल इन द केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेविटॉन. ओके, मतलब जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे फोर्स ट्रांसफर होता है उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो एक्सचेंज पार्टिकल, उसी को एक्सचेंज पार्टिकल कहते हैं और उसका नाम है ग्रेविटॉन. ओके, तो ये आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे. तो यहाँ पे अब जाने का प्रयास है, हमने किया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है और ये आपका इनफाइनाइट रेंज का होता है. ओके, तो ऐसे ही अब हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स पे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे चलेंगे. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रेंज जो है शार्ट होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नेचर क्या होता है? शार्ट होता है. इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर क्या होता है? शार्ट होता है. फिर इसका ये भी आपका जो है सेंट्रल फोर्स होता है, तो चार्ज के सेंटर के बीच में होता है. यानी जैसे आपका प्रॉपर्टी वहां पे फॉलो किया गया था सेम यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी ये जो फोर्स होगा आपका कंजर्वेटिव नेचर का होगा. बाकी जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये आपका कंजर्वेटिव नेचर का नहीं होता है. तो अब यहाँ पे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, स्क्रीन पे जरा देखिए कि वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और जो है मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या रिलेशन होता है ये जानने का यहाँ पे प्रयास करें. तो स्क्रीन पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है सबसे वीकेस्ट फोर्स, अभी हमने उस समय आपको जिक्र किया था, सबसे वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स ए ग्रेविटेशनल फोर्स. फिर उसके बाद किस ऑर्डर में वो वैरी करते हैं, उसकी जो है स्ट्रॉन्गनेस उनका कैसे इंक्रीज करता है वो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. यहाँ 1:10⁻25 10⁻36 ओके, तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो जा रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन है आपका? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. और सबसे वीक क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, और वहां पे हमने आपको इसके प्रीवियस क्लास हमने प्रूव करने का भी, प्रैक्टिकली प्रूव करने का भी प्रयास किया था. ओके, अब हम यहाँ पे चलते हैं कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज. अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है या कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ये जानने का प्रयास करेंगे. तो आप अपनी लाइफ के किसी भी पर्सपेक्टिव में आप देखें, जो भी चीज आपको दिखाई देता है अगर उसको टाइम के रिलेशन में एक कोइंसिडेंट या एक जो है इवेंट के रूप में एक्सप्लेन करने का प्रयास करें तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो एक क्वांटिटी के रूप में निकल के सामने आता है. ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या होते हैं जानने का प्रयास करेंगे. या आपको इसकी प्रीवियस क्लास में हमको लगता है बताए भी थे, चलिए एक बार और बता देंगे. उसके बाद बताएंगे डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है. ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब एक ऐसी क्वांटिटीज होती है जो किसी अन्य क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती हैं. जैसे आपका क्या है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिक करंट. ओके, फिर आपका होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है, फिर आपका होता है टेम्परेचर बता दिया, फिर आपका अमाउंट ऑफ मैटर जिसका यूनिट आपको बताया जाता है कि मोल्स. ओके, फिर ऐसे जितने फंडामेंटल यूनिट होते हैं 7 होते हैं. तो जितने फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं उतने फंडामेंटल यूनिट भी होंगे. जैसे मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है तो आप कहेंगे एम्पियर. तो एम्पियर क्या हो जाएगा? आपका फंडामेंटल यूनिट हो जाएगा. फिर ऐसे ही आ गया कि मास का फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, तो मास का फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? केजी हो जाएगा. टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर में 3 होती है स्केल. जैसे आप जानते हैं फर्स्ट स्केल है सेल्सियस स्केल, सेकेंड आपका होता है फॉरेनहाइट, थर्ड होता है केल्विन, और भी होते हैं जो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. लेकिन बेसिकली यहाँ पे हमें जो लेना है
फंडामेंटल यूनिट के रूप में उसे लेना है केल्विन। ओके, तो ये सारी बातों को आप याद रखेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं ये समझ में आ गया। मतलब करने का मतलब है कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी अन्य टर्म में, किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है, उसे फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। अब यहाँ पे एक दिख रहे हैं सेक्शन, यहाँ पे टॉप आप स्क्रीन पे देखिए बी, ये आपका बी में दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये आपका दिख रहा है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड मीन्स किसी से निकल करके आया है, किसी से क्या हुआ है, निकल करके आया। डिराइव्ड मीन्स किसी से निकल आया। जैसे हमने आपसे फॉर एग्जाम्पल लिया वेलोसिटी, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन ये किससे मिलकर के बनी है। आप डेफिनेशन पे जाइए तो आप कहेंगे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर देंगे। अगर वेलोसिटी बात कर रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिस्पेक्ट में इस क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया गया है। तो ये क्वांटिटी तो फ्री रहा नहीं, ये तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड है, इसलिए इसे कौन सी क्वांटिटी कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब डिराइव्ड क्वांटिटी बहुत सारी होती है, आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको नई नई डिराइव्ड क्वांटिटी मिलती जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, नीचे आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर हम फिजिकल क्वांटिटी जान गए, ये तो हमारे दिमाग में आ गया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट क्या होता है, यूनिट की जरूरत क्या पड़ती है, किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करते हैं उसे किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए, एक्सप्रेस करने के मेथड को ही यूनिट कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पे आता है कि अगर हम जान गए कि यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट कैसे डिराइव किया जाता है, यूनिट में क्या क्या चीजें आती हैं, सब चीजें हैं, तो अब किसी चीज को मेजर करने के तरीके भी होते हैं। कोई लार्ज स्केल पे मेजर करता है, कोई माइनर छोटी स्केल पे, स्मॉल स्केल पे मेजर करने का प्रयास करता है। तो इस बेस पे भी कई तरीके के मेजरमेंट प्रोसेस होते हैं या सिस्टम होता है। उन्हीं सिस्टम में आपको ये नीचे स्क्रीन पे दिया है, देखिएगा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यहाँ लिखा है MKS, यानी मीटर, केजी एंड सेकेंड। इसका मतलब क्या है, इसमें हम लेंथ को मीटर में एक्सप्रेस करेंगे, लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे। फिर आपका यहाँ पे जो है, सॉरी एक मिनट के लिए, फिर यहाँ पे हम जो है ये यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि MKS आ गया यहाँ पे, यानी M लेंथ किसके लिए किया है, मीटर के लिए, K किसके लिए, केजी मास को मेजर करता है या एक्सप्रेस या डिनोट करता है, S क्या है, टाइम सेकेंड को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ऐसे ही आप अगर आएंगे CGS मतलब क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम हमेशा लेंथ को किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, मास को किस में मेजर करेंगे, ग्राम में मेजर करेंगे, और टाइम को सेकेंड में। फिर यहां पे आपको दिख रहा है यहाँ पे FPS। अब FPS मीन्स लेंथ को फुट में मेजर करेंगे, मास को पाउंड में मेजर करेंगे जो यूरोपियन कंट्री में चलता है, फिर S टाइम सेकेंड, और तीनों सिस्टम में टाइम का मेजरमेंट सेकेंड में ही हुआ, ये बात हमेशा याद रखिए। अब यहाँ पे एक देख रहे हैं कि जो है B ऑप्शन में आए SI, इंटरनेशनल सिस्टम। अब बातें आती है, अगर हमारे पास इतनी सारे किसी भी चीज को मेजर करने का सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसमें किसी चीज को मेजर किया जा सकता है, तो फिर SI बनाने की जरूरत क्या थी। तो आप जानते हैं कि इस समय ये जो मॉडर्न स्टेट है, ये साइंस जो है ग्लोबलाइजेशन का काम करता है। तो अगर किसी एक कंट्री के स्केल को अगर हम सीख लेते हैं या यहाँ के स्टूडेंट सीख लेते हैं, अगर उनको किसी कारणवश या मान लीजिए किसी को अपॉर्चुनिटी मिला फॉरेन में कोई वर्क करने के लिए, तो वहां पे उसके साथ बहुत सारा जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, क्योंकि वो तो पढ़ के गया है, मान लीजिए वो MKS वाले सिस्टम में पढ़ कर गया है। अब CGS क्या होता है या FES क्या, तो उतना उस पर डीप नहीं एनालिसिस किया, तो वहां पे जाकर वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। तो एक SI सिस्टम बनाया गया, इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया, जिसमें जो हर कंट्री के लिए क्या हो, सेम, और इस तरीके से कम्युनिकेशन जो है और अंडरस्टैंडिंग सबका लेवल क्या होगा, एक जो पढ़े लिखे इंसान का जो अंडरस्टैंडिंग होता है, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो इंडिया का हो, और चाहे किसी अन्य कंट्री का हो, सबका क्या होगा, इस लेवल सेम होगा। तो एक दूसरे के कम्युनिकेशन में कोई भी जो है डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, और एक दूसरे की फिजिकल क्वांटिटी या कुछ भी किसी भी टॉपिक में जिक्र किया जाता है, अगर उसमें बात आती है मिनट यूनिट के मेजरमेंट का, तो वहां पे उस पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये अब जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि डायमेंशन के बेस पर आपके सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या आता है, टू चेक, फर्स्ट क्वेश्चन ही आता है, टू चेक द गिवन इक्वेशन
इज करेक्ट और नॉट। मतलब दिया गया इक्वेशन सही है कि गलत है, ये आप चेक करिए, ये बताइए। फिर कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है टू डिराइव द गिवन इक्वेशन बाय यूजिंग द डायमेंशनल फार्मूला। अब डायमेंशन फार्मूले से यूज करके हमें इसे मेजर डिराइव करने के लिए बात आती है। फिर ऐसे ही और आपको एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, फाइंड द यूनिट ऑफ अननोन क्वांटिटी इन गिवन इक्वेशन। अब किसी इक्वेशन में कोई एक यूनिट दे दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आता है एग्जाम में। यहाँ पे देखिए, ये आपको जो है एक आपका यहाँ पे एक गैस इक्वेशन दिख रहा है, वंडरवाल गैस इक्वेशन दिख रहा है। वंडरवाल गैस इक्वेशन में पी प्रेशर है, आप जान रहे हैं, वी वॉल्यूम ये जान रहे हैं, लेकिन एक वेरिएबल आ गया है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा फाइंड द यूनिट या डायमेंशन ऑफ ए। अब आपके दिमाग में चल गया ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो ये इन सारे क्वेश्चन का जवाब जो है वो आपके डायमेंशनल एनालिसिस या यूं कह सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला से आपको इन सारी बातों को स्पष्ट किया जाता है। तो इन सब बातों को आपके दिमाग में रखना है। तो डायमेंशन क्या होता है आप जानने का प्रयास करेंगे। अब आपके दिमाग में चला डायमेंशन क्या होता है, तो किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी या यूं कह सकते हैं हाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज को करेंगे। अगर किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज को पावर के उसके पावर की टर्म में एक्सप्रेस किया, जैसे हमने किया मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पे पावर 2 है ना, तो द पावर रेज ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज इसका डायमेंशन। यानी क्या है कि किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर होता है वो पावर ही आपका क्या है बताइए, डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन फॉर एग्जांपल आप जानते हैं 3D 2D 1D जानते हैं ना, ऐसे ही तमाम क्वांटिटी है जिनके टेम्परेचर के ऊपर भी पावर आ जाता है, वो भी डायमेंशन है। लेंथ के ऊपर आ जाए, टाइम के ऊपर आ जाए, तो ये सब चीज जानना बहुत ही जरूरी होता है। अब डायमेंशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास करूंगा। याद रखिएगा एक चीज मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूं आप लोगों को, द फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स, या यूं कहें द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। अब क्यों इंपॉर्टेंट है जानने का प्रयास करेंगे। क्यों? आपको न्यूमेरिकल लगाना है तभी फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके दिमाग से स्किप कर गया कि यूनिट क्या होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, उसको भी फाइंड आउट करने के लिए आपको यूनिट की जरूरत पड़ेगी और डायमेंशन फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तभी आपको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप किसी बाई चांस या किसी कारणवश अगर आपके माइंड से किसी फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन मिस हो गया है तो आप उसे मैथमेटिकली फार्मूले की बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने यहाँ पे देखिए या कॉपी पे देखिए, मान लीजिए हमने फॉर एग्जांपल एक सिंपल छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा, वेलोसिटी आ गया या फोर्स आ गया, और आप जानते हैं फोर्स इक्वल होता है m इंटू ए, आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है न्यूटन सेकेंड लॉ, जानते हैं ना। तो F इज इक्वल टू एम ए है। मान लीजिए आप फोर्स का डेफिनेशन भूल गए, अब क्या करें कैसे करें हमको समझ में नहीं आ रहा, कैसे बताएं। तो बहुत ही आसान है, अगर आप मैथमेटिक्स को डिफाइन करने चाह रहे हैं तो डिफाइन कर सकते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ मास विथ एक्सेलरेशन। प्रोडक्ट ऑफ मास विथ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, बताइए, फोर्स। अब यहां से आपको ये बात क्लियर हो गई कि फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए फिजिक्स में आप फार्मूले पे थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट दीजिएगा। क्यों? ये आपका एक ऐसा पार्ट है फिजिक्स का कि जो आपकी बहुत सारी चीजों को आसान बना देता है। ओके, तो ये आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, अब ये जानने का और सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है तो समझ में आ गया आपको कि किसी भी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी के पर जो पावर रेज किया जाता है, चढ़ाया जाता है, उस पर रखा जाता है, पुट किया जाता है, वही उसका क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। तो अब यहाँ पे हम जानने का प्रयास करेंगे
कि फार्मूले के हेल्प से या कि वैसे ही कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखा जाता है, और लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाने का प्रयास करूं, आप स्क्रीन पे देखिए जरा, एक आपका बिग ब्रैकेट है और ये M1 है ना, इसका मतलब ये मास का जो है जो फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो दिख रहा है L, ये आपका लेंथ को एक्सप्रेस कर रहा है, और T क्या है, टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। तो आप ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी जो है डायमेंशनल फार्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का लिखा जाता है तो हमेशा बिग ब्रैकेट यूज किया जाता है। ओके, तो चलिए आपको मैं बताता हूं कि कैसे फिजिकल क्वांटिटी का जो है डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाता है। बहुत ही इजी है, हद से ज्यादा आसान है, हद से ज्यादा आसान है। ओके चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमने छोटी सी चीज को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, क्या बताना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपने जो कोई चीज जो है वॉल्यूम मानते हैं, क्या मानते हैं, वॉल्यूम, मीटर क्यूब। ओके, तो आप जानेंगे वॉल्यूम ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब हमने कहा इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो आप इसकी यूनिट को जानते हैं कि इसका फार्मूला मीटर क्यूब होता है ना। अब इसी को मीटर क्यूब को क्या करेंगे हम, कैपिटल इन बिग ब्रैकेट में लिख करके कैपिटल M करके इस पे पावर को रेज कर देंगे 3। ये आपका क्या है, डायमेंशनल फार्मूला L है, ठीक है। ऐसे लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला हो तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला ऐसे लिख करके ऐसे एक बार सिंगल कर दें। मास का है तो ऐसे सिंगल कर दें। कहीं भी आपने कोई चीज, चीनी, कुछ भी लिया, जो भी चीज, ठीक है, मीठे की बात की जाती है हमेशा, तो यहाँ पे हमने लिया, इस पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, ऐसे का टाइम ले लिया हमने। मान लीजिए हमको कहीं जाने में जो है 5 सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा, तो यहाँ पे अगर डायमेंशनल फार्मूला करेंगे तो मैग्नीट्यूड बाद में दिखा जाएगा। यहाँ पे बस क्या करेंगे, T पे पावर 1 कर देंगे, ये हो गया। लेकिन हम ये तो आसान सी चीज है। अब हमें मान लीजिए हमको वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना, तो क्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है बताइए जरा, बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है ना, तो लेंथ है तो बस आसान है, बस डिस्टेंस की जगह कैपिटल L कर दीजिए और इसके पावर 1, और टाइम सेकंड है तो इसके यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैपिटल ब्रैकेट T कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया जाए, सही ढंग से लिख लिया जाए, तो डायमेंशनल फार्मूला यहाँ लिख देता हूं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पे 2 ब्रैकेट दिख रहा है, L 2 ब्रैकेट दिख रहा है, यहाँ एक ही ब्रैकेट में क्या M हो गया पे पावर, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, ये आपका ये L हो गया 1 हो गया, और T पे पावर 1 है। जब आपका डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ट्रांसफर होगा तो आप जानते हैं मैथमेटिकली उस पे पावर माइनस हो जाता है, ये T पे पावर -1 और यहाँ पे इसे ब्रैकेट में कुछ कर दो, तो क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। ओके, ऐसे मान लीजिए मेरा मन किया फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, तो आप लिखेंगे F इज इक्वल टू M। पहले एसिलेशन का निकालेते क्योंकि एसिलेशन का इसमें आता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एसिलेशन। तो एसिलेशन के लिए निकालेंगे, एसिलेशन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला भी जस्ट आपने लिखा रहा, L T -1 इन कैपिटल बिग ब्रैकेट एंड डिवाइडेड बाई टाइम। ओके, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा L T टू दी पावर -2, ये आपका क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। आसान है, ठीक है। अब आपसे हमने कहा फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, तो अब बस सिंपल सी बात, फार्मूला आपके दिमाग में है, M मीन्स कैपिटल M एंड एसिलेशन मीन्स L T टू दी पावर -2। अब इसे एक साथ लिख लिया जाए, ये हो जाएगा सिंपल सी बात, M L T -2, बस यही। अब मैं इतना उम्मीद कर सकता हूं कि आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालने आ गया। तो हमने क्या आपको यहाँ बताने का प्रयास किया कि डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना चाहिए, क्या है, फार्मूला। अगर आप फार्मूला जानते हैं तो आप आसानी से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब डायमेंशनल फार्मूला का यूज कैसे किया जाता है, क्या क्या यूज होता है, बताने का प्रयास अब हम आपको करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने बता दिया डायमेंशनल फार्मूला का यूज किया क्या जाता है, किसी भी फार्मूले को डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है ये चेक किया जा सकता है। यानी किसी भी फार्मूले की जो है करेक्ट, जो है गलत है कि सही है, कोई इक्वेशन आपके सामने रख दिया गया, उसको करिए कि चेक करिए सही है कि गलत,
राइट और रॉन्ग। तो आप इसे कैसे चेक करेंगे? तो इसे भी आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिखा ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये आपका जो एक तीनों टर्म दिख रहा है, याद रखिएगा जितने टर्म आते हैं उन सभी टर्म का अगर डायमेंशनल फार्मूला सेम आता है तो इक्वेशन सही है। जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी का है lt माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का भी हो जाएगा lt माइनस वन, ये भी सही है। अगर यहाँ पे at की बात करें तो आप जानते हैं at एक आइसोलेशन जो है डायमेंशनल फार्मूला होता है lt टू दी पावर माइनस टू, लेकिन फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे t एक और आ गया तो यहाँ पे इंटू करेंगे t तो भी हो जाएगा lt पे पावर माइनस वन। अब देख रहे हैं जितने भी टर्म है थ्री टर्म्स है ना, तो थ्री टर्म्स का जो है डायमेंशनल फार्मूला lt माइनस वन, lt माइनस वन, lt माइनस वन आ गया। इसका मतलब फार्मूला क्या है? करेक्ट है। अगर किसी फार्मूले में किसी एक टर्म का भी फार्मूला जो है डायमेंशनल फार्मूला अनबैलेंस होता है, डिसबैलेंस होता है, तो उस केस में वो इक्वेशन रॉन्ग होता है। अब ये समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे किसी इक्वेशन का ट्रूथनेस या सत्य है या असत्य है या रॉन्ग है या राइट है, ये कैसे चेक किया जाता है, समझ में आ गया। यानी हर टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा तभी उसे राइट माना जाएगा, अदरवाइज उसे रॉन्ग माना जाएगा। तो इसके बेस पे हम किसी भी इक्वेशन का ये देखते हैं कि वो इक्वेशन दिया गया है वो सही है कि गलत है, जान लेते हैं, राइट है रॉन्ग जान लेते हैं। ओके, अब सेकेंड आता है क्या? टू डिराइव द किसी भी अगर आपसे ऐसे कर देगा derive the formula of any जो दे देगा आपकी फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग, या यूं का derive the ये फार्मूला न्यूमेरिकल एग्जाम में आपके आता है, जरा देख लीजिए। यहाँ पे कहेगा derive t is equal to 2 pi root l by g, to derive t is equal to 2 pi root l by g by डायमेंशनल फार्मूला। तो ये भी हम आपको बताएंगे कैसे डिराइव किया जाता है, लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस का या डायमेंशनल फार्मूला का जो यूज होता है उसका एक डिमेरिट ये है कि कभी भी किसी भी फार्मूले में जो आपका कांस्टेंट टर्म आता है वह उसके मैग्नीट्यूड को नहीं बता पाता कि कितना होगा। वो डायमेंशनली करेक्ट करता है तो उसके मैग्नीट्यूड को नहीं बता पाता कि कितना होगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि उसके डायमेंशन फार्मूला में उसके इस क्वांटिटी को डिराइव या फाइंड नहीं, वो बताता नहीं है, वो बताता ही नहीं। ओके, अब इसका एक और लिमिटेशन है डायमेंशनल फार्मूला का कि मान लीजिए जैसे कोई फार्मूला आप लिखते हैं, मान हमने लिख दिया y इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स टी प्लस समथिंग लिख दिया, तो अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ गया ना, एक्सपोनेंशियल को भी वो नहीं बता पाता है। अब आप हमेशा याद रखिएगा चाहे लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर किसी मैथमेटिकल फार्मूले के एक्सप्रेशन में आ गया है तो आप उस फार्मूले को डायमेंशनली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, यह उसका डिमेरिट है। ओके, अब आता है आपका थर्ड क्या है? कन्वर्जन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। अब बात कहेंगे कैसे, जैसे हमने कह दिया कि कोई चीज है एमकेएस में, उसे सीजीएस में कन्वर्ट करिए, तब कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। फिर आपको जो है दे दिया जाएगा कि एमकेएस में या पीएस में कन्वर्ट करिए, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा स्क्रीन पे आप देखिएगा ये फार्मूला, ये आपको दिख रहा है ये फार्मूला n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 l1 अपॉन l2 t1 अपॉन t2 दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हमारे कहने का मतलब क्या है, n2 मैग्नीट्यूड है किस सिस्टम में, जिस सिस्टम में आप पाना चाहते हैं। n1 क्या है, n1 वो मैग्नीट्यूड है और जिस यूनिट में या जिस सिस्टम में वो फिजिकल क्वांटिटी दिया है। जैसे हमने मान लिया कर दिया कन्वर्ट 10 न्यूटन फोर्स इनटू डाइन, 10 न्यूटन फोर्स इनटू डाइन, कन्वर्ट 10 न्यूटन फोर्स यानी 10 न्यूटन फोर्स इन डाइन। डाइन भी आप जानते हैं न्यूटन से, जिस सिस्टम में डाइन यूनिट होता है ना फोर्स का, तो यहां पे क्या करेंगे n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 लिख दिया आपने। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो फोर्स को आपने लिखा है न्यूटन को लिखा क्या जाता है, न्यूटन का क्या होता है बताइए, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी केजी m1 क्या है आपका केजी है, मीटर
L1 क्या होगा आपका मीटर, इंटू T1 क्या हो जाएगा सेकेंड। वो तो सब आप जानते हैं क्या होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केजी सेकेंड स्क्वायर है तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब किस सिस्टम में आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, किस सिस्टम में फाइंड आउट करना चाहते हैं, सीजीएस में। अब सीजीएस में जो M2 L2 T2 ये सीजीएस सिस्टम है, तो M2 का वैल्यू आप क्या कर देंगे ग्राम में कर देंगे, ओके ग्राम में कर देंगे। L2 को किस में कर देंगे सेंटीमीटर में कर देंगे, और T2 सेकंड में लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सेकंड सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि T1 भी सेकंड में है और T2 भी सेकंड में। लेकिन आप M1 केजी में था, आपने प्रीवियस जो वैल्यू दिया था, जिस सिस्टम में यूनिट वैल्यू दिया है वो केजी में है, और ये M2 आपका किलोग्राम सॉरी ग्राम में है। तो चाहे आप M1 को कन्वर्ट कर दीजिए ग्राम में, और चाहे आप M2 को कन्वर्ट कर दीजिए केजी में। तो आप किसी एक को क्वांटिटी मान लीजिए, हमने M1 को केजी में कन्वर्ट कर दिया, जो किलोग्राम था तो वहां पे हमने 1000 ग्राम लिख दिया। 1000 ग्राम लिखेंगे, ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, 1000 बच जाएगा। फिर L1 वैल्यू रखेंगे 100 सेंटीमीटर कर जाएगा, तो वहां पे L1 बन जाएगा 10 टू द पावर 5 बचा, और यहाँ से खेल खत्म। यहाँ पे T1 T2 तो कट गया, इसका खेल ही खत्म हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से आप अगर सॉल्व करेंगे तो जो आपका मैग्नीट्यूड आएगा वो जितना होना चाहिए आपको फाइंड आउट हो जाएगा, N2 का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो अप्रॉक्सिमेटली हमको लगता है 10 टू द पावर 5 न्यूटन डाइन होता है क्या, 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 डाइन, क्योंकि 1 केजी 1000 3 जीरोस एंड 100 सेंटीमीटर मीटर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो केजी 3 5 यानी 10 टू द पावर 5 डाइन होगा। यानी N2 इज इक्वल टू अगर 10 न्यूटन को कन्वर्ट करते हैं तो 10 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइन आ जाएगा, खेल करना आसान। यानी ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको केमिस्ट्री में भी बताया जाएगा, फिजिक्स में भी बताया जाएगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल एरर को जो है मिनिमाइज करने का और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक फैक्ट के रूप में, एक एक्चुअल वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका सिखाता है, और ये मैथमेटिक्स में तो यूज होता ही होता है। जैसे आप कहते थे, जानते भी हैं कि अगर किसी डेसिमल क्वांटिटी में जिस प्लेस तक निकालना चाहते हैं, अगर मान लीजिए किसी फिजिकल क्वांटिटी का जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 2.36 है, तो आप उसे डेसिमल के 1 प्लेस तक लिखना चाहते हैं, तो जब देखते हैं 5 से एक ज्यादा है तो उसमें से एक जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 2.4 हो जाता है। जानते नहीं जानते, जानते हैं ना। तो वही है और कुछ नहीं है, वही है सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होता है कि एक ऐसा मेजरमेंट, किसी फिजिकल क्वांटिटी का एक ऐसा मेजरमेंट जिसमें एक सर्टेन, ठीक है, और एक अनसर्टेन नंबर को इन्वॉल्व किया जाता है, और उस एक्सप्रेशन में जितने नंबर आते हैं उसी आपको क्या कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपने मीटर स्केल से मेजर किया, तो मीटर स्केल से मेजर करेंगे तो आप 1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। कितना 1 सेंटीमीटर होता है आपका, सेंटीमीटर में चलता है, तो 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट में एक आता है, तो उसमें गलती होने का चांस ज्यादा हो जाता है। यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो रीडिंग मेजर की जाती है, जो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है, उसमें एक अनसर्टेन नंबर को अगर ले लिया जाए और बाकी सब फिक्स है, उसमें कोई गलती होने का चांस नहीं। जैसे हमने मान लीजिए 100 मीटर कपड़े लिया, या मान लीजिए 100 मीटर ही कपड़े लिया, तो 99 मीटर में तो कोई 100 मीटर आपने लिया तो 100 मीटर हो गया, लेकिन आपको 100 मीटर वो मिला कि नहीं मिला ये कैसे होगा। हो सकता है वो आपको 99 पॉइंट समथिंग मीटर दिया हो, या कुछ गलत, मैं एग्जांपल नहीं फिट बैठा पा रहा हूं। सपोज करिए, हाँ सपोज करिए आप कहीं भी एक लाइन खींच रहे हैं 5.5 सेंटीमीटर का, 5.5 सेंटीमीटर का आपने किसी स्केल से लाइन खींचा, फॉर एग्जांपल 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन आपने खींचा। अब ये 5 सेंटीमीटर में आप गलती नहीं करेंगे, जो भी आपकी गलती होगी ये 5 सेंटीमीटर में होगी, क्योंकि उंगली जब स्केल पे रखते हैं तो कभी 4 कभी 3 ऐसे होता है ना, तो जो गलती होने का चांस है इस डिजिट में है, इस डिजिट में गलती होने की चांसेस बहुत ही कम है। तो एक सर्टेन यानी फिक्स नंबर और सेकेंड अनसर्टेन नंबर का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसी को कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए स्क्रीन पे, द सिग्निफिकेंट फिगर आर द नॉर्मली दोज डिजिट्स, लिखा है, देखिए लिखिए यहाँ पे, डिजिट्स इन ए मेजर्ड क्वांटिटी विच आर नॉन रिलायबल प्लस 1 एडिशनल डिजिट दैट इज अनसर्टेन। ओके, ये क्लियर हुआ।
हमको लगता है आपको क्लियर हो गया कि क्या है। ओके, अब किसी भी एक बहुत अच्छे एग्जाम पे में आपको मिल जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन गिवन डेसिमल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जो भी आपको वैल्यू दे देगा उसमें कहेगा क्या है। तो उसको कैसे किया जाता है, तो ये आपको 6-7 रूल्स दिए हैं, इनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन में या कोई भी वैल्यू आ जाता है, अगर उसमें डेसिमल एक्सपेंशन, अगर उसमें नॉन जीरो यानी जीरो नहीं, जीरो को छोड़कर जो भी नंबर आएंगे सबको जो है काउंट करेंगे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा 1001 यानी 1001 लिख दिया, तो अब ये दो डिजिट के बीच में ये जीरो आया है ना, तो ये दोनों जीरो भी आपका क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ऑल जीरोज to the right of a non-zero digit, but to the left of an understood decimal point are non-significant figure. But such zeros are significant if they sum from a measurement. ठीक है, ये भी आप समझ गए। ऐसे ही आप सारे रूल को जो है देख लीजिएगा, और अगर नहीं आएगा तो फिर उसको एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा कि कैसे जो है फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है, फिर फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके का होता है, फिर डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, कैसे उसका यूज क्या है, क्या किया जाता है, ये सारी बातें नेक्स्ट डे हम लोग चैलेंज शुरू करेंगे मेजरमेंट में एरर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जाने का प्रयास करेंगे कि एरर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।